तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट कैसे हुआ, ठीक है। जैसे सपोज क्या था, 1900 से पहले, 1900 से पहले क्वांटम मैकेनिक्स जैसा कुछ कॉन्सेप्ट था ही नहीं। सब क्या था, क्लासिकल मैकेनिक्स। मतलब क्वांटम मैकेनिक्स आया क्यों, पहले हम वो देखेंगे, फिर बाद में हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। देखो तो क्या है, 1900 से पहले साइंटिस्ट को लग रहा था अब हमको क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में आइडिया है, अब हम सब कुछ डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या है ना, दो होता है, एक पार्टिकल होता है, एक वेव होता है। तो पार्टिकल क्या है, पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, एंड वेव की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। मतलब पार्टिकल के साथ मोमेंटम वगैरह, पोजीशन वगैरह रहेगा, बाकी सारा काइनेटिक एनर्जी वगैरह कैलकुलेट करेंगे। एंड वेव क्या है, वो इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाएगा, डिफ्रैक्शन दिखाएगा, वो सब। मतलब दोनों अलग अलग कंसेप्ट है, ठीक है। फिर क्या हुआ, और क्या था ना, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम सारे जो वेरिएबल्स थे उसको हम कंटिन्यूअस ले रहे थे। कोई सोच नहीं पा रहा था कि जैसे एनर्जी हो गया, मोमेंटम हो गया, ये सब डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, मतलब डिस्क्रीट हो सकता है, ठीक है। तो सबको लग रहा था मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, ये सब क्या है, कंटिन्यूअस है। फिर बट ये सब धीरे धीरे जब 1900 के बाद धीरे धीरे ये पर्सपेक्टिव जो था वो चेंज होने लगा। कैसे, क्योंकि डिफरेंट फेनोमेना आया जो क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वो क्या था, जैसे एक था हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। हम ये सब एक एक करके देखेंगे एक एक वीडियो में, ताकि तुम्हें क्लियर आइडिया आ जाए। एंड फॉर्मूला वगैरह कैसे याद रखेंगे वो भी बोलूंगा, ताकि नेट जेआरएफ में भी, नेट गेट वगैरह में भी आसानी हो, ठीक है। एंड कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। फिर दूसरा क्या था, फेमस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय आइंस्टाइन, ठीक है। फिर तीसरा कॉम्पटन इफेक्ट, चौथा पेयर क्रिएशन एंड एनिलेशन। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फेनोमेना आया जो क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। तो हम अभी एक एक करके जाएंगे, फिर देखते हैं, फिर उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स देखेंगे, ठीक है। पहले तुमको आइडिया हो जाए कि क्वांटम मैकेनिक्स हमको क्यों करना चाहिए, क्या जरूरत है क्वांटम मैकेनिक्स का। क्लासिकल मैकेनिक्स तो सब कुछ हमारे जो डेली लाइफ में होता है वो तो कर देता है, तो फिर क्वांटम मैकेनिक्स का क्या जरूरत है, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल जो है वो क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। देखो तो क्या है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो फर्स्ट क्या है ब्लैक बॉडी एंड रेडिएशन। इसका मतलब ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन इमिट करता है उस रेडिएशन को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अच्छा, अब ब्लैक बॉडी क्या है, देखो नॉर्मली अगर मैं एक ऑब्जेक्ट लूंगा, सपोज मैंने ऑब्जेक्ट लिया, कौन सा कलर का, सपोज येलो कलर का, तो मैं ये ऑब्जेक्ट येलो कलर का कैसे देखूंगा, देखो क्या होगा, लाइट आके गिरेगा इसके ऊपर, हमारा जो सन से या कहां से भी, ठीक है। सपोज व्हाइट लाइट मतलब क्या है, इसमें सारे कलर है, क्या वीव क्योर, ठीक है। मतलब जो सातों कलर है उसमें मिक्स है। तो क्या होगा, जब वो येलो कलर के ऊपर पड़ेगा क्या होगा ना, जो हमारा जो येलो कलर का ऑब्जेक्ट है वो सारा लाइट को, कुछ लाइट को ऑब्जर्व करेगा और कुछ लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। तो वो जो लाइट रिफ्लेक्ट करता है वो जब आके हमारा आंख में पड़ता है तब जाके हम वो ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है। तो सपोज ये इंसिडेंट हुआ, ठीक है। ये क्या है, क्या कुछ ऑब्जर्व किया सपोज, और कुछ फिर क्या क्या रिफ्लेक्ट किया, एंड ये जो रिफ्लेक्ट किया वो जब हमारा आंख में पड़ेगा हम फिर ये ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइट है उसके कलर के हिसाब से हम ऑब्जेक्ट का कलर डिसाइड करते हैं। तो सपोज वो येलो कलर का लाइट है तो हम क्या बोलते हैं, हाँ तो ये ऑब्जेक्ट येलो कलर दिखता है। इसे मतलब भीप के जो ये जो 7 कलर है वो कॉम्बिनेशन से सारा कलर मिलता है, ठीक है। तो सपोज 2 कलर आए, सपोज क्या इंडिगो एंड ब्लू मिलके कुछ कलर बनाएगा, फिर ऑब्जेक्ट का उस हिसाब से होगा।
अब क्या होगा, जब सारा कलर को सपोज, जब व्हाइट कब होता है, जब विजिबल रेंज का मतलब BQ सारा रेडिएशन चाहता है, सारा मतलब हर वेवलेंथ का रेडिएशन आता है मिलके, तो वो जो कलर बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, व्हाइट बोलते हैं। फिर ब्लैक कब होता है, ब्लैक मतलब लगभग कोई कलर नहीं आता, तो उसको हम फिर क्या दिखता है, ब्लैक दिखता है, ब्लैक मतलब डार्क, ठीक है। तो इसीलिए ब्लैक बॉडी मतलब क्या, जो आइडियल ब्लैक बॉडी है, देखो आइडियल ब्लैक बॉडी क्या है, मतलब जो ब्लैक बॉडी मतलब जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो क्या होगा, 0%, ठीक है। मतलब ऑब्जर्वेंस होगा कितना, 100%। ये हो गया मेरा परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ठीक है। परफेक्ट ब्लैक बॉडी मतलब क्या, मैं जो भी रेडिएशन उसके ऊपर दूंगा वो सारा रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेगा, कुछ भी रेडिएशन रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, फिर और क्या बचा, देखो ऐसे भी ऑब्जेक्ट है, जब तुम सपोज एक ऑब्जेक्ट को गर्म किए टेम्परेचर, तो क्या होता है, तुम अगर हाथ देखना तो तुमको देखना उसको टच करने से पहले तुमको हीट फील होगा। कैसे फील होता है, वो भी एक फॉर्म का रेडिएशन होता है, एंड वो रेडिएशन के अनुसार उसको हम देख नहीं पाते क्योंकि वो विजिबल रेंज में नहीं है, तो फिर वो कौन सा रेंज में, वो नॉर्मली इंफ्रारेड रेंज में होता है। तो ये एक स्पेक्ट्रम होता है, जैसे इंफ्रारेड हो गया, फिर विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेट, तो ऐसे स्पेक्ट्रम होता है, एक्सरे, रेडियो, ये सब भी होता है, ठीक है। तो जब इंफ्रारेड में आता है तब हमको हीट फील होता है, तो हम रेडिएशन को फील करते हैं बट देख नहीं पाते, बट जब विजिबल रेंज में आता है तब हम रेडिएशन को फील करते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या है, जो 100% ऑब्जर्वेंस हो। अच्छा, तो आइडियली एक्चुअली इसे परफेक्ट ब्लैक बॉडी पॉसिबल है, वो मैं बोलूँगा नहीं। जैसे क्या है, सपोज हमारा जो ब्लैक कलर है उसका कुछ हो, जैसे सबसे जो हमारा नेचुरली जो हमको है मतलब ब्लैक बॉडी, वो क्या है, जो लैम्प ब्लैक, वो क्या है, तुम अगर उसके ऊपर लाइट शाइन करोगे तो उसका ऑब्जर्वेंस कितना है, 97% ऑब्जर्वेंस, ठीक है। मतलब ये भी लगभग 3% क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से हम लैम्प ब्लैक को देख सकते हैं। अच्छा, तो फिर परफेक्ट ब्लैक बॉडी कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए चार्ल्स फेरी ने हमको एक आइडिया दिया, ठीक है। कौन, चार्ल्स फेरी, यहाँ पर कुछ नहीं, वो एक आइडिया दिया कैसे हम परफेक्ट ब्लैक बॉडी बना सकते हैं। कैसे बोले, देखो वो ऐसे बनाया, मैं पहले पिक्चर बनाता हूं, ये एक सर्कल हो गया, देखो, ठीक है, एंड यहाँ पर छोटा सा होल है, फिर यहाँ पर क्या होगा, देखो इस तरह होगा, ठीक है। देखो तो क्या होगा, ये परफेक्ट ब्लैक, कैसे, देखो यहाँ का जो आउटर साइड होगा ये वाला, ये क्या होगा, सिल्वर कोटेड, ठीक है, मतलब सिल्वर कलर से कोटेड होगा। फिर जो इनर होगा ये बाई लेयर है, मतलब वाल डबल, दो वाल है, पहले अंदर एक है फिर बाहर एक है, ठीक है। एंड ये जो है ये लैम्प ब्लैक से प्लॉटेड है, किसमें, लैम्प ब्लैक, ठीक है। इसमें से हम लाइट छोड़ेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर एक किंग है, उसका काम है क्या, वो भी मैं बाद में बताऊंगा। हाँ, एंड इसका अंदर जो है ये क्या है, इसमें वैक्यूम है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, तो जब मैं लाइट इसमें छोड़ूंगा ऐसे आया, तो क्या होता है, लैम्प ब्लैक तो 97% एक्सेप्ट कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, वो ठीक है, बट उसके बाद क्या हो सकता है, बाकी 3% ऐसे रिफ्लेक्ट होकर जा सकता है। इसीलिए क्या हुआ, यहाँ पर हमने एक एंगल क्रिएट किया है, ताकि वो जब आएगा फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गए ऐसे आएगा, फिर वहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, मतलब इसी तरह वो उस चैम्बर के अंदर घूमते रहेगा।
एंड वो जितने बार लैम्प ब्लैक में होगा उतने बार वो लैम्प ब्लैक क्या करेगा, रेडिएशन को ऑब्जर्व करता रहेगा। ठीक है, तो ऐसे करते करते धीरे धीरे वो रेडिएशन को टोटल ऑब्जर्व कर देगा। ठीक है, तो इसको हम मतलब ये क्या करता है, ये जो मॉडल है ये लगभग ग्रेटर देन 99% रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेता है, बट फिर भी ये 100% नहीं है। तो ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी फिर भी नहीं है, बट तुम इसको नियरली परफेक्ट ब्लैक बॉडी बोल सकते हो। तो ये किंग का काम क्या है, वो क्या करेगा, जब लाइट आएगा उसको एक डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा ताकि वो उसके अंदर ट्रैप हो जाए। ठीक है, अब इसके अंदर भाग क्यों है, देखो हमारा क्या है, जब इसमें रेडिएशन ये होगा तो ये गर्म होगा, तो जब गर्म होगा हीट के तरफ से, हीट भी एक रेडिएशन है, तो अगर इसके अंदर कुछ एयर मॉलिक्यूल्स होंगे या कुछ भी होगा तो वो हीट को यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर करके ले जाएगा, तो फिर हमारा वहां से रेडिएशन लॉस हुआ। और ऐसे भी हो सकता है, फिर भी अगर कुछ हीट की तरफ से जिसे हम हाथ दिखाने से जाता है वो भी लॉस नहीं होगा, इसीलिए क्या किया हमने आउटसाइड को, ये जो आउटसाइड था उसको क्या कर दिए, सिल्वर कोटेड कर दिए। सिल्वर क्या करता है, बहुत ज्यादा अमाउंट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है एंड कम अमाउंट लाइट ऑब्जर्व करता है। तो जब लाइट मतलब रेडिएशन, तो जब यहाँ पर रेडिएशन आया तो ये ज्यादा क्या कर दिया, फिर से और रिफ्लेक्ट कर दिया, तो फिर इसके अंदर क्या है, एक टेम्परेचर मेंटेन रहा। ठीक है, अब क्या हुआ, सपोज मैं ब्लैक बॉडी को, ये ट्रैप हो गया, और सपोज मैं ब्लैक बॉडी को गर्म करूंगा। ठीक है, इसका टेम्परेचर मैं इंक्रीज करते जाऊंगा, टेम्परेचर जब टेम्परेचर में बढ़ाते जाऊंगा तो क्या होगा, इसका जब टेम्परेचर बढ़ेगा ये थर्मल रेडिएशन छोड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर के हिसाब से हम देखें जब गर्म करेंगे टेम्परेचर के हिसाब से रेडिएशन आता है। तो जो टेम्परेचर के हिसाब से जो रेडिएशन आता है उसका इंटेंसिटी क्या है, उसका एनर्जी जो है, उसका एनर्जी डेंसिटी क्या है, उसको स्टडी किए। वो रेडिएशन को, जो ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो वो इमिट करता है रेडिएशन, उसको स्टडी किया एक्सपेरिमेंटली एंड उसको थियोरिटिकली प्रूव करना चाहिए। ठीक है, तो वो जो आया उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन मतलब क्या है, थर्मल रेडिएशन, क्योंकि टेम्परेचर के हिसाब से वो रेडिएशन देता है। ठीक है, तो वो जो बिहेवियर हुआ उसमें कुछ अनोमली दिखाई दिया जिसके वजह से क्वांटम मैकेनिक्स आने का जरूरत पड़ा। ठीक है, तो अब एक आइडिया लग गया ब्लैक बॉडी क्या है, वो रेडिएशन कैसे होता है। तो चलो अब देखते हैं कि वो बिहेवियर कैसा था, फॉर्मूला कैसा था, क्या चेंजेस आया। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हाँ ये टेम्परेचर इंक्रीज किया डिफरेंट डिफरेंट रेंज पे, फिर इंटेंसिटी को स्टडी किए। तो जब स्टडी किए क्या देखे ना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, देखो सॉरी सपोज मैं टेम्परेचर टी में यहाँ पर लिया एनर्जी डेंसिटी एट अ फ्रीक्वेंसी न्यू, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑल्सो स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी, तुम बोल सकते हो। ठीक है, और सिर्फ एनर्जी डेंसिटी छोड़ो, नहीं ना, हाँ ये हो गया एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, एंड इसको हम न्यू के हिसाब से, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में देखे कि कौन सा रेंज के फ्रीक्वेंसी में इंटेंसिटी ब्लैक बॉडी दे रहा है। ठीक है, तो उसका जब बिहेवियर देखे, देखो उसका बिहेवियर इसी तरह आया, यहां से इससे स्टार्ट हुआ इसी तरह। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में सपोज ये वाला जो कि न्यू जीरो, वो देगा मैक्सिमम इंटेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी इज एसोसिएटेड विद इंटेंसिटी। तो मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम एनर्जी डेंसिटी मतलब मिनिमम इंटेंसिटी। वो किससे रिलेट होता है बाद में देखें। ठीक है, तो फिर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का जो इंटेंसिटी है वो क्या है, मैक्सिमम है, एंड जब वहां से हम नीचे जाता है फ्रीक्वेंसी कम करते हैं तो इंटेंसिटी घटता है, वहां से जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तब भी इंटेंसिटी घटता है। तो उसका बिहेवियर क्या हो गया इस तरह, देखो फ्रीक्वेंसी जब हम डिक्रीज किए तो इंटेंसिटी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। यहाँ पर जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किए तो इंटेंसिटी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो ये हो गया एक्सपेरिमेंटल। अब हम थियोरिटिकल कैसे प्रूव करेंगे इसको। ठीक है, तो देखो थियोरिटिकल के लिए क्या हुआ, हमारा तो क्वांटम मैकेनिक्स नहीं था, तो हम क्या क्लासिकल मैकेनिक्स यूज करेंगे। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में कैसे कैलकुलेट करें, तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स में उसका एक लेंथी डेरिवेशन है जो कि नेट जेआरएफ गेट वगैरह में बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो वो तुम डिराइव
देख सकते हो, कहीं पर भी बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, बट वो डेरिवेशन जरूरत नहीं है, हमको बस फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। तो क्या हुआ, तो वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स ये सब यूज करके एक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आया। कैसे आया देखो, तो जो एनर्जी डेंसिटी हमारा था, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी क्या मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन द फ्रीक्वेंसी रेंज। फ्रीक्वेंसी रेंज मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, हमको एक रेंज के बीच में लेना होगा। तो फ्रीक्वेंसी रेंज सपोज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू, मतलब छोटा सा फ्रीक्वेंसी रेंज ले, उसके बीच में एनर्जी डेंसिटी क्या था वो किसका कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला है, देखो ऐसे लिखोगे तो याद रह जाएगा। उसका एक कांस्टेंट रहता है, फिर उसके साथ जो एवरेज एनर्जी है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो देखो क्या ये है, तो जो कांस्टेंट है वो क्या है, उसको हम बोलते हैं सपोज नंबर ऑफ जो मोड्स होता है ऑसिलेशन का, नंबर ऑफ मोड्स ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, इन फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी, ठीक। तो क्या हुआ, जो नंबर ऑफ मोड्स ऑफ ऑसिलेशन है, मतलब जो लाइट वेव है, जो रेडिएशन है, वो क्या है, वो उसका तो एम्पलीट्यूड ऑसिलेट करता है, तो जो वो नंबर ऑफ मोड्स कितना है उसका यूनिट वॉल्यूम में इन द फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू प्लस डी न्यू, वो हमको दे देगा टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर यूनिट वॉल्यूम। फिर क्या है, हमको एनर्जी डेंसिटी चाहिए, तो वो मिल गया टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, फिर उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, एवरेज एनर्जी जो कि क्लासिकल से मिलता है, एवरेज एनर्जी और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है, मतलब एवरेज एनर्जी फॉर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इनटू नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोड्स ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि हमको एनर्जी डेंसिटी चाहिए किसके बीच में, इन द फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू, तो हमको वो पर यूनिट वॉल्यूम इन द फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू, ठीक है। अब देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ठीक है, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है 8 बाय न्यू स्क्वायर बाई सी क्यूब इंटू डी न्यू, ठीक है। इसका वैल्यू मिल गया, और डिराइव करके मिलता तो तुम बस ये याद रखो 8 बाई न्यू स्क्वायर बाई सी क्यूब डी न्यू, ठीक है। अब जो रहा ये वाला एवरेज एनर्जी पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, वो क्या आता है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्लासिकली। कैसे कैलकुलेट करते हैं ना, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जो एवरेज एनर्जी होता है उसे कैसे करते हैं, 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस ई बाई के टी इंटू डी टी, मतलब टेम्परेचर 0 से इंफिनिटी के बीच में, डिवाइडेड बाई e टू द पावर माइनस ई बाई के टी इंटू डी टी, ठीक है, ये भी 0 से इंफिनिटी। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तुम तो इसका वैल्यू आएगा के टी, ठीक है। तो अब देखो इसका वैल्यू आएगा तो क्या हुआ, फिर यहां से ये आ गया तो ये हो गया इंटू के टी, तो फिर जो यू न्यू था, यू न्यू इज एनर्जी डेंसिटी इन द फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू, तो जो फ्रीक्वेंसी रेंज कितना हो गया, न्यू प्लस डी न्यू माइनस न्यू इक्वल टू डी न्यू, मतलब डी न्यू रेंज में, तो यू न्यू इंटू डी न्यू, एनर्जी डेंसिटी इन द फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू, क्या हो गया ना, 8 बाय न्यू स्क्वायर बाई सी क्यू इंटू के टी इंटू डी न्यू, ठीक है। तो इसका मतलब जो एनर्जी डेंसिटी क्या हो गया, यू न्यू इक्वल टू क्या हो गया ना, 8 बाय न्यू स्क्वायर बाई सी क्यू इंटू के टी, ठीक है। एंड इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं रिले जीन्स लॉ, REYLEIGH, ठीक है।
तो यह हमको क्लासिकल मैकेनिक्स ये वाला डिराइव करके एक्सप्रेशन दिया, ठीक है। तो इसको क्या बोला, रिलेजेंस लॉ। ये नेट में आता है, ये इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद है, ठीक है। देखो अब ये वाला जो क्लासिकल फॉर्मूला है इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, तो जब मैं इसको ग्राफ से प्लॉट करूंगा, देखो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में प्लॉट करूंगा तो इसका बिहेवियर कैसा आता है, यहाँ से ऐसे जाके ऐसे जाता है, बट हमको एक्सपेरिमेंटल कैसे चाहिए, एक्सपेरिमेंटल तो ऐसे जा रहा था, फिर यहाँ से ऐसे आके ऐसे जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, तो देखो फिर क्या हुआ, मतलब जब लिमिट न्यू टेंड्स टू 0 होता है तो यू न्यू क्या हो गया 0, क्योंकि यहाँ पर न्यू पे 0 डाल दिया तो ये 0 हो गया। पर जब लिमिट न्यू टेंड्स टू इन्फिनिटी तो यू न्यू क्या हो गया, जब यहाँ पर इन्फिनिटी डालूंगा तो ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। बट हमको एक्सपेरिमेंटल क्या चाहिए, जब ये इन्फिनिटी होगा तब ये भी 0 होना चाहिए एक्सपेरिमेंटल, तो यहाँ पर वो काम नहीं किया। एंड इसको जो इस तरह का बिहेवियर, इसको क्या बोलते हैं हम, अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी, ठीक है। अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी क्या, क्योंकि अल्ट्रावायलेट मतलब जो हाई फ्रीक्वेंसी रीजन, उस रीजन में वो इंटेंसिटी कम होना चाहिए, बट उस रीजन में क्या है इंटेंसिटी बढ़ रहा है क्लासिकल के हिसाब से, तो ये कैटास्ट्रोफी है। कैटास्ट्रोफी मतलब एक अनोमली, ठीक है। तो इसको इस फिनोमेनन क्या बोले, अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी, ठीक है। अब देखो तो अब तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन को कैसे सॉल्व करेंगे, फिर आया हमारा मार्क्स प्लांक, वो एक आइडिया दिया, वो बोले क्या है ना, तुम जो नंबर ऑफ मोड्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उसको सेम रखो, हमारा जो एवरेज एनर्जी है उसको चेंज करो। कैसे करो, देखो ना, फिर है हमारा कौन, मार्क्स प्लांक। वो बोले तुम एनर्जी को कंटिन्यूस मत लो, एनर्जी को डिस्क्रीट लेके कैलकुलेट करो और देखो तुमको क्या रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो क्या क्या, वो एवरेज एनर्जी को इससे कैलकुलेट किया, मतलब वो बोले तुम एनर्जी कंटिन्यूस ना लेके एनर्जी को लो एक क्वांटा की तरह, जैसे पैकेट एच न्यू, मतलब एक एनर्जी एक पैकेट एच न्यू है, तो ऐसे बहुत सारे पैकेट है, तो उसका एवरेज कैलकुलेट करो, ठीक है। तो जब एनर्जी डिस्क्रीटाइज होगा तो उसका एवरेज एनर्जी कैसे होगा, स्टार्ट में से पता है, तो n इक्वल टू 0 से इंफिनिटी एन एच न्यू इंटू ई टू द पावर माइनस एन एच न्यू बाई के टी डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 से इंफिनिटी इंटू ई टू द पावर माइनस एन एच न्यू बाई के टी। देखो वहां पर मैंने एनर्जी से इंटीग्रेट कर रहा था, यहाँ पर मैंने समेशन लिया क्योंकि यहाँ पर एनर्जी डिस्क्रीटाइज्ड है, ठीक है, हो गया। अब देखो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ठीक है। हमको पता है जो समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 से इंफिनिटी x टू द पावर n इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस एक्स, यह हमको पता है, ये क्या है, ये नॉर्मल ज्योमेट्रिक सीरीज है, ठीक है। फिर जब मैं इसको सपोज डेरिवेटिव एक बार करता हूँ तो क्या होगा देखते हैं, जब इसको डेरिवेटिव करूंगा तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 0 से इंफिनिटी इंटू एक्स टू द पावर n इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई 1 माइनस एक्स, ठीक है, 1 माइनस एक्स। अब देखो तो समेशन बाहर आ गया, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, तो क्या हो जाएगा n एक्स टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू, ये इसका क्या हो जाएगा ना, माइनस 1 बाई 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो किधर क्या हो जाएगा फिर ये समेशन ऑफ ये n एक्स टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू, देखो ये माइनस 1
डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, जब मैं इसको अब x में सपोज मल्टीप्लाई करता हूँ बोथ साइड को, इसको x में इसको x में, तो क्या होगा समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 से इंफिनिटी n x टू द पावर n इक्वल टू x बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया एक और एक ज्योमेट्रिक सीरीज। अब देखो ये दोनों फॉर्मूला हमारा यूज होगा यहाँ पर। ठीक है, देखो मैं लिखता हूँ, जैसे एवरेज एनर्जी आप कैलकुलेट करते हैं क्या आता है, एवरेज एनर्जी क्या है, मैं लिखा था n इक्वल टू 0 से इंफिनिटी n h न्यू इंटू e टू द पावर माइनस n h न्यू बाई के टी डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 से इंफिनिटी h नहीं e टू द पावर माइनस n h न्यू बाई के टी। ठीक है, अब मैं लेता हूँ लेट u इक्वल टू e टू द पावर माइनस h न्यू बाई के टी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ n इक्वल टू 0 से इंफिनिटी, ये h न्यू को बाहर लेते हैं यहाँ पर, इसका कुछ काम नहीं है, तो हो जाएगा n इंटू u डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 से इंफिनिटी, सॉरी देखो ये है u टू द पावर n, क्योंकि यहाँ पर है माइनस n h न्यू बाई के टी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या e टू द पावर माइनस h न्यू बाई के टी का होल टू द पावर n, तो इसी हिसाब से ये हो गया u टू द पावर n। ठीक है, एंड ये हो जाएगा u टू द पावर n। ठीक है, देखो अब यहाँ पर फॉर्मूला देखो, जो इस वाले पोर्शन है इसका फॉर्मूला क्या है, देखो फर्स्ट h न्यू को h न्यू रख दिया, अब जो ऊपर वाला का फॉर्मूला वो क्या है, देखो यहाँ पर n x टू द पावर n का था x बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा उसी तरह u बाई 1 माइनस u का होल स्क्वायर। इसका क्या होगा, देखो यहाँ पर x टू द पावर n का था 1 बाई 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई 1 माइनस u। ठीक है, तो इक्वल टू क्या होगा, देखो h न्यू इंटू u बाई 1 माइनस u का होल स्क्वायर इंटू ये ऊपर चला जाएगा 1 माइनस u ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो 1 माइनस u बाई 1, देखो तो 1 माइनस u एक 1 माइनस u कट के, तो फिर क्या बचा बोल दो h न्यू इंटू u बाई 1 माइनस u। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ अब वैल्यू पुट करो, u क्या था e टू द पावर माइनस h न्यू बाई के टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस e टू द पावर माइनस h न्यू बाई के टी। ठीक है, अब अगर मैं e टू द पावर माइनस h न्यू बाई के टी से डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो तो ये h न्यू है तो ये हो जाएगा, मतलब बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को क्या करूंगा डिवाइड बाई e टू द पावर माइनस h न्यू बाई के टी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है e टू द पावर माइनस h न्यू बाई के टी डिवाइडेड बाई e टू द पावर माइनस h न्यू बाई के टी। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या है, यहाँ पर है 1 माइनस e टू द पावर माइनस h न्यू बाई के टी डिवाइडेड बाई e टू द पावर माइनस h न्यू बाई के टी। ठीक है, तो देखो क्या हो गया, देखो तो फिर जो e था एवरेज क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, तो फिर बचा 1 इंटू एच न्यू मल्टीप्लाइड। ठीक है, नीचे क्या होगा, देखो 1 बाई ई टू द पावर माइनस एच न्यू बाई के टी, तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी, एंड ये फिर ई टू द पावर माइनस एच न्यू बाई के टी डिवाइडेड बाई ई टू द पावर माइनस एच न्यू बाई के टी, क्या होगा 1 माइनस 1। तो फिर जो एवरेज एनर्जी आया यहाँ पर क्या आया, एवरेज एनर्जी आया एच न्यू बाई
ई टू द पावर एच न्यू के बाई के टी माइनस 1, ठीक है। अब इसको हम पुट करेंगे एनर्जी डेंसिटी में, तो क्या हो जाएगा, तब एनर्जी डेंसिटी हमको जो मिला, नया एनर्जी डेंसिटी, वो क्या है ना, फर्स्ट 8πν²/c³ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए इनटू एवरेज एनर्जी इनटू एच न्यू बाई ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1, ये हमको मिला नया फॉर्मूला, ठीक है। एंड ये हमको दिया था प्लांक्स ने, तो इसको क्या बोलते हैं हम, प्लांक्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला, ठीक है। और प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है। एंड ये इंपॉर्टेंट है, ये भी नेट में आता है, ठीक है। तो देखो ऐसे मन याद रखोगे, जो एनर्जी डेंसिटी है वो क्या है, 8πν²/c³ पर नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब जब रिले जीन्स लॉ होगा तो इससे केटी मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया रिले जीन्स, ठीक है। और प्लांक्स के लिए क्या होगा, वही 8πν²/c³ रहेगा। जब फिर प्लांक्स के लिए यहाँ पर एच न्यू बाई ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया प्लांक का, ठीक है। मतलब ऐसे ये हमको रेडिएशन फॉर्मूला मिल गया। अब ये फॉर्मूला तो मिला, बट वो जो अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफी था वो तो हमारा मेन पर्पज था, उसको हटा रहा है या नहीं वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं पहले जो शॉर्ट फ्रीक्वेंसी रेंज है, मतलब जो कम फ्रीक्वेंसी वाला, उसमें तो रिले जीन्स लॉ काम करता था, तो उसमें पहले ये काम करता है या नहीं, पहले वो देखते हैं, मतलब शॉर्ट फ्रीक्वेंसी में ये रिले जीन्स लॉ देता है या नहीं, ठीक है। तो देखो मैं फर्स्ट लिख देता हूँ, जो यू न्यू डी न्यू क्या था हमारा, 8πν²/c³ इंटू एच न्यू बाई ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1 इंटू डी न्यू, ये हो गया हमारा प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला, प्लांक्स फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो जब शॉर्ट फ्रीक्वेंसी फर्स्ट रखते हैं केस 1, ठीक है। क्या है शॉर्ट फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू स्मॉल, फ्रीक्वेंसी स्मॉल मतलब वेलोसिटी तो कांस्टेंट होता है c, तो जब फ्रीक्वेंसी छोटा होता है वेवलेंथ बड़ा होता है, मतलब हाई वेवलेंथ, ठीक है। तो उसमें क्या होता है पहले वो देखते हैं। अच्छा स्मॉल फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, हाँ एच, देखो एच को बोलते हैं, सिंस जो प्लांक नहीं दिया था क्वांटा, तो एच को बोलते हैं प्लांक्स कांस्टेंट, दैट इज ए कांस्टेंट, एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी। तो एच का वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, ठीक है। इसका यूनिट क्या है, जूल सेकेंड। कैसे पता चला, देखो एच न्यू इक्वल टू ई, ई का यूनिट क्या है जूल, न्यू का यूनिट क्या है 1/सेकेंड, तो एच का क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो एच का यूनिट हो गया जूल सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया इसका वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हर जगह काम में आएगा। तुम्हारा क्वांटम मैकेनिक्स में मेन कांस्टेंट है एच, एच के बिना कुछ होगा नहीं, तो इसको भी याद रखना चाहिए। एच क्या है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, ठीक है। तो देखो हाँ शॉर्ट फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, देखो शॉर्ट फ्रीक्वेंसी में क्या होगा ना, जो एच न्यू था वो न्यू का वैल्यू तो बहुत छोटा होगा, और एच का वैल्यू वैसे भी छोटा है, तो वो क्या होगा ना बहुत छोटा होगा केटी से, ठीक है। एच न्यू विल बी मच स्मॉलर देन केटी। तो जब वो होगा क्या होगा, देखो हमारा जो एक्सप्रेशन था फिर ये वाला एच न्यू बाई ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1, ठीक है। देखो ये क्या होगा, तो जब एच न्यू इज मच स्मॉलर देन के टी, तो एच न्यू बाई के टी विल बी मच स्मॉलर देन 1, ठीक है, क्योंकि के टी इधर डिवाइड हो गया बोथ साइड, तो यहाँ पर 1 होगा, जब यहाँ पर के टी में डिवाइड करूंगा यहाँ पर के टी में, तो हो जाए क्या एच न्यू बाई के टी मच स्मॉलर देन 1, ठीक है। तो जब ये मच स्मॉलर देन 1 होगा तो फिर क्या है, मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ, ठीक है, कौन सा टेलर एक्सपेंशन।
तो टेलर एक्सपेंशन में क्या होता है, जैसे इसका फॉर्मूला e टू द पावर x का x टू द पावर n बाई n फैक्टोरियल, ठीक है। तो जब x बहुत छोटा होगा तो क्या होगा देखते हैं। अब तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, एच न्यू को एच न्यू e टू द पावर x का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 से इंफिनिटी x टू द पावर n बाई n फैक्टोरियल इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस ऐसे। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस एच न्यू बाई के टी प्लस एच न्यू बाई के टी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ऐसे टर्म रहेगा -1 लास्ट में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 कैंसिल हो गया। अब देखो जब एच न्यू बाई के टी मच लेस देन 1 है तो मैं हायर ऑर्डर टर्म को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। तो फिर क्या हो जाएगा, ये ना एच न्यू डिवाइडेड बाई ये 1 कैंसिल हो गया, ये सब मैं नेग्लेक्ट कर दिया, तो फिर यहाँ पर बचा सिर्फ एच न्यू बाई के टी, एच न्यू कैंसिल, के टी ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा फिर के टी। तो जो एवरेज एनर्जी है वो स्मॉल फ्रीक्वेंसी के लिए क्या आया, के टी, जो कि हमें क्या क्लासिकली मिल रहा था, रिलेजेंस लॉ बोल रहा था। तो लो फ्रीक्वेंसी के लिए रिलेजेंस लॉ वैलिड है, जो कि प्लैंक्स फॉर्मूला से भी पता चल गया, ठीक है। तो लो फ्रीक्वेंसी के लिए फिर एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा, वही 8 पाई न्यू स्क्वायर बाई सी क्यू इन के टी, क्योंकि वो जब प्लैंक्स फॉर्मूला को हम लो फ्रीक्वेंसी के लिए कैलकुलेट किए तो के टी निकला, ठीक है। तो लो फ्रीक्वेंसी के लिए हमको क्या मिला, रिलेजेंस लॉ, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं हाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वहां पर आता था अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफी। अगर वहां पर हमको सही मिल गया तो फिर हमारा फॉर्मूला ठीक है, ठीक है। चलो केस 2 क्या, फॉर हाई फ्रीक्वेंसी देखो हाई फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, न्यू इज मच ग्रेटर देन 1, तो एच न्यू इज मच ग्रेटर देन के टी, दिस मीन्स दैट एच न्यू बाई के टी, न्यू इज मच ग्रेटर देन 1 है, न्यू बहुत बड़ा है, हाँ 1 भी लिख सकते हैं फालतू में। तो एच न्यू बाई के टी इज मच ग्रेटर देन 1, दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी कंडीशन। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, लो वेवलेंथ, ये भी याद रखो, ठीक है। हो गया, मतलब फ्रीक्वेंसी हाई वेवलेंथ लो, वेवलेंथ हाई फ्रीक्वेंसी लो, यस। अब देखो जब एच न्यू बाई के टी मच ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होता है, ठीक है। देखो जब एच न्यू बाई के टी मच ग्रेटर देन 1 है तो e टू द पावर एच न्यू बाई के टी क्या होगा, 1 से और बहुत बड़ा होगा। देखो एच न्यू बाई के टी से बहुत बड़ा है 1 से, तो उसको मैं अगर एक्सपोनेंशियल लूंगा पॉजिटिव तो वो और बड़ा हो जाएगा। तो तब क्या होगा, जो हमारा एवरेज एनर्जी था क्या था, एच न्यू बाई ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी -1 यह था। तो ये 1 से बहुत बड़ा है, ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी। तो फिर अगर सपोज 5 मिलियन 5 बिलियन ऐसे कुछ नंबर है, मैं उसमें से 1 कम कर दूँ, क्या फर्क पड़ेगा, वही 5 बिलियन ही रहेगा लगभग। तो इसको मैं इग्नोर कर सकता हूँ इस टाइम। तो फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एच न्यू बाई नियरली इक्वल टू, ठीक है, ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एच न्यू इंटू ई टू द पावर माइनस एच न्यू बाई के टी। अब तो ये नेगेटिव एक्सपोनेंशियल आया, मतलब अब जब हाई फ्रीक्वेंसी जाएगा तो ई टू द पावर -x की तरफ बिहेवियर, ई टू द पावर -x का बिहेवियर कैसा है, इस तरह मैं बोला था। तो इस तरह मतलब हमको तो वही चाहिए, फिर अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी आ ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी होगा 8 पाई न्यू स्क्वायर बाई सी क्यू। देखो ये वाला कॉन्स्टेंट तुमको याद रखना पड़ेगा, इनटू एवरेज एनर्जी क्या है, एच न्यू इंटू ई टू द पावर माइनस एच न्यू बाई के टी, फिर फ्रीक्वेंसी रेंज डी न्यू। देखो अब जब मैं इसको प्लॉट करूंगा तो फिर हाई फ्रीक्वेंसी के लिए कैसे है, ऐसे बिहेवियर आएगा, जो कि हमें चाहिए, जो हमें एक्सपेरिमेंटल दे रहा था। फिर ये तो हमको अब मिल गया, अब अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी नहीं है, तो इसका मतलब प्लांट ने
ये वाला प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया। बट इसमें अजम्पशन क्या था कि एनर्जी डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूअस नहीं। बट क्लासिकल मैकेनिक्स में हमको क्या पता है कि एनर्जी कॉन्टिन्यूअस है, तो ये तो बड़ा दुविधा है। बट प्लैंक बोले ऐसे हम करके ये सही रिजल्ट दिया, बट एक्चुअल में ऐसे नहीं होता, जो कि प्लैंक ऐसे बोल दिए थे। बट बाद में जब क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हुआ उस टाइम पता चला कि नहीं एक्चुअली में ऐसा होता है। तो ये हिंट था जस्ट, ठीक है। एंड देखो ये वाला जो फॉर्मूला है हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वेन्स लॉ। हो गया, पता चल गया। तो जब देखो तो बिहेवियर था हमारा नॉर्मली ऐसे, ये था बिहेवियर एक्सपेरिमेंटल। यहां पर हमको दिया वेन्स लॉ, इस रीजन में हमको दिया रिले-जीन्स लॉ, ठीक है। तो ये हो गया। देखो अब यहाँ पर एक मैक्सिमम है, ये न्यू जीरो, ठीक है। तो उस मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन। तो क्या कंडीशन था, जैसे फॉर मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं ना, जहां पर मैक्सिमा है वहां पर स्लोप जीरो, तो डी यू न्यू बाई डी न्यू मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसका मतलब क्या, डी बाई डी न्यू ऑफ यू न्यू। यू न्यू क्या है, यहाँ पर यहाँ से अगर मैं डी न्यू हटा दूंगा तो यू न्यू है, तो 8 पाई न्यू स्क्वायर बाई सी क्यू इंटू एच न्यू इंटू टी पावर माइनस एच न्यू बाई के टी। तो मेरा तो नीचे न्यू है, तो बस न्यू वाला टर्म चाहिए, बाकी सारा कांस्टेंट है वो बाहर जाएगा, तो उसको कोई जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो फिर क्या बचेगा, देखो यहाँ पर न्यू स्क्वायर है, यहाँ पर एक न्यू है, तो क्या हो जाएगा न्यू क्यू। सपोज बाकी सारे जो कांस्टेंट है 8 पाई सी स्क्वायर है, मैं इसको ए ले लेता हूँ, ठीक है, इंटू न्यू क्यू इंटू ई टू द पावर माइनस एच न्यू बाई के टी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, उसके उस साइड जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, वही जीरो। तो डी बाई डी न्यू ऑफ न्यू क्यू इंटू ई टू द पावर माइनस एच न्यू बाई के टी इक्वल टू जीरो। अब अगर डिराइव करूंगा तो कैसे होगा, तो ऐसे डी बाई डी न्यू ऑफ न्यू क्यू इंटू ई टू द पावर माइनस एच न्यू बाई के टी प्लस न्यू क्यू इंटू डी बाई डी न्यू ऑफ ई टू द पावर माइनस एच न्यू बाई के टी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फिर ये इसका अगर डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, 3 न्यू स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एच न्यू बाई के टी प्लस न्यू क्यू इंटू ई टू द पावर माइनस एच न्यू बाई के टी इंटू माइनस एच बाई के टी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखो दिस इम्प्लाइज दैट 3 न्यू स्क्वायर, देखो तो ऐसे अब इसमें ई टू पर, इसमें अब इन दोनों में क्या कॉमन है वो कॉमन लो, कॉमन है न्यू स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एच न्यू बाई के टी, कॉमन गया। तो फिर यहाँ पर क्या बचा 3 प्लस या माइनस, माइनस क्योंकि यहाँ पर माइनस एच न्यू है, तो माइनस क्या बचेगा यहाँ पर एच न्यू बाई के टी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब ये इधर मल्टीप्लाई हुए उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो फिर डिवाइड होने के बाद क्या बचेगा, फिर वही जीरो। तो फिर क्या हुआ 3 माइनस एच न्यू बाई के टी इक्वल टू जीरो। दिस implies that h nu by kt equal to 3. This implies that nu equal to 3 kt by h. इसको मैं मैक्स लिखता हूँ क्योंकि ये मैक्सिमा है। मैक्सिमा या मिनिमा के लिए तुमको सेकेंड डेरिवेटिव करना पड़ता है, बट वो सेकेंड डेरिवेटिव करने के बाद वो जो कंडीशन आएगा उससे हमें मैक्सिमम पता चलेगा, बट वो जरूरत नहीं, हमको मैक्सिमम फाइंड करना है तो इस पॉइंट में ही मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, ये जो न्यू मार्क्स है मतलब न्यू मार्क्स मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी नहीं,
nu max is the frequency at which the energy is maximum, energy density is maximum, that is nu max. So उसको क्या हो गया 3 kT/h, ठीक है। तो इस वैल्यू पे, तो पर्टिकुलर टेम्परेचर T पे किस वैल्यू फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी आएगा 3 kT/h पे, ठीक है। एंड K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये तो तुमको स्टार्टिंग से पता होगा, ठीक है। तो क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसका वैल्यू क्या है, वैल्यू 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। यूनिट कैसे आया, देखो KT इक्वल टू E, दिस इज रिजल्ट। यहाँ पर E का एनर्जी यूनिट क्या है, जूल, टेम्परेचर का क्या है केल्विन, तो K का क्या होगा, K इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो जूल बाई केल्विन, ठीक है। तो ये हो गया न्यू मार्क्स, हमको न्यू मार्क्स मिल गया। तो देखो अब जब टेम्परेचर, इसका मतलब क्या है, जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करते जाऊंगा तो अब न्यू मार्क्स इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं सपोज प्लॉट करता हूं, देखो सपोज मेरे पास दो है, एक है T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3, ठीक है। तो इसके लिए मैंने तीनों टेम्परेचर के लिए क्या प्लॉट करूंगा, हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कर्व। तो कैसे होगा, तुम प्लॉट करो, देखो फर्स्ट यहाँ पर न्यू, यहाँ पर यू न्यू, ठीक। तो देखो ऐसे होगा, जब T इंक्रीज करेगा तब न्यू इंक्रीज करेगा। तो T1 के लिए सपोज इससे गया, फिर इससे, फिर T2 के लिए उससे थोड़ा कम, T2 के लिए इससे जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे आके वैसे, T3 के लिए, T3 के लिए सेम और थोड़ा सा कम, ठीक है। तो यहाँ से फिर क्या पता चला, मतलब ये थोड़ा सा पास रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से पता चला ये हो गया मेरा T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3। तो देखो इसका मैक्सिमम यहाँ पर, इसका मैक्सिमम यहाँ पर, ब्लू का एंड रेड का मैक्सिमम कहाँ पर, यहाँ पर। तो देखो जब T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3, तो हमको क्या मिला, देखो न्यू मार्क्स 1 T1 के लिए इज ग्रेटर देन न्यू मार्क्स 2 इज ग्रेटर देन न्यू मार्क्स 3, ठीक है। तो ऐसे प्लॉट होगा, समझ आया, ये हो गया तुम्हारा। अब देखो लैम्बडा क्या है ना, न्यू इज इक्वल टू लैम्बडा, देखो C इक्वल टू लैम्बडा न्यू, तो न्यू तो लैम्बडा इक्वल टू C बाई न्यू, मतलब जहां पर न्यू इंक्रीज हो रहा था वहां पर लैम्बडा डिक्रीज होगा। तो मतलब सेम टेम्परेचर के लिए अगर लूंगा तो क्या होगा, देखो तो फिर लैम्बडा मार्क्स T1 के लिए विल बी लेस देन लैम्बडा मार्क्स T2 विल बी लेस देन लैम्बडा मार्क्स T3, ठीक है। तो ऐसे न्यू का एकदम उल्टा, ठीक है। मतलब ऐसे हुआ, उसका प्लॉट भी करके दिखा देता हूं तुम्हें लैम्बडा के लिए। ये सपोज हो गया T1 का, ठीक है। फिर ये मेरा हो जाएगा T2 का, और फिर और एक कलर कर देता हूँ, ये बल फिर यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे ये हो जाएगा मेरा T3, ठीक है। देखो T1 का, ये T1 का है मतलब लैम्बडा मार्क्स, ये T1, ये T2, ये T3, T2 का यहाँ पर, T3 का यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह यहाँ ये किसका है लैम्बडा, इधर यू लैम्बडा, यू लैम्बडा इक्वल लैम्बडा की टर्म में कैसे कैलकुलेट करना है वो भी देखेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब मैं तो ये प्लॉट कर दिया मतलब लॉजिक से, बट एक्चुअल में यू को लैम्बडा में कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं वो भी देखते हैं।
फ्रीक्वेंसी, ताकि तुमको आइडिया पता चल जाए। चलो वो देखते हैं, ठीक है। क्या देखेंगे? फॉर वेवलेंथ रेंज, ठीक है, वेवलेंथ रेंज के लिए देखते हैं। से सपोज क्या हो गया? हाई वेवलेंथ। हाई वेवलेंथ मतलब लो फ्रीक्वेंसी। अच्छा, तो लो फ्रीक्वेंसी में यू न्यू क्या था? यू न्यू डी न्यू था 8 पाई न्यू स्क्वायर बाई सी क्यू इंटू के टी इंटू डी न्यू, ठीक है। अब हमको चाहिए यू लैम्बडा इन द वेवलेंथ रेंज लैम्बडा टू लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा, मतलब यू लैम्बडा डी लैम्बडा। उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो यहाँ पर मैं बोला लैम्बडा न्यू इक्वल टू सी, तो लैम्बडा इक्वल टू सी बाई न्यू, तो सिंपल डी न्यू डी लैम्बडा इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ बोथ साइड्स, ऐसे भी करो डी लैम्बडा बाई डी न्यू डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू न्यू इक्वल टू माइनस सी बाई सॉरी न्यू स्क्वायर, ठीक है। बट हमको लैम्बडा में चाहिए, तो उल्टा करते हैं, वरना प्रॉब्लम होगा। फिर उसके बदले सी न्यू के बदले लैम्बडा डालो, एक्सप्रेशन फिर सॉल्व करो। देखो तो लैम्बडा न्यू इक्वल टू सी, दिस इंप्लाइज दैट न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्बडा, दिस इंप्लाइज दैट डी न्यू बाय डी लैम्बडा इक्वल टू माइनस सी बाय लैम्बडा स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट डी न्यू इक्वल टू माइनस सी बाय लैम्बडा स्क्वायर इंटू डी लैम्बडा, जो कि हमको चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट यू लैम्बडा डी लैम्बडा इक्वल टू 8 पाई न्यू के बदले डालो क्या? सी बाई लैम्बडा, सी बाई लैम्बडा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी क्यू इंटू के टी, डी न्यू क्या है? माइनस सी बाई लैम्बडा स्क्वायर इंटू डी लैम्बडा, ठीक है। तो अब सॉल्व करो, सॉल्व करने से क्या होगा? 8 पाई, देखो यहाँ पर सी क्यू है, ऊपर सी स्क्वायर मतलब 2c, यहाँ पर 1c है, 3c, सी को सी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या बचा? लैम्बडा स्क्वायर नीचे आ जाएगा, इधर लैम्बडा स्क्वायर है लैम्बडा 4, क्या हो जाएगा? एंड यहाँ पर के टी, तो 8 बाई के टी बाई लैम्बडा टू द पावर 4 इंटू डी लैम्बडा। देखो यहाँ पर माइनस साइन है, बट माइनस साइन लेने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एनर्जी का भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता एनर्जी डेंसिटी। तो फिर यू लैम्बडा डी लैम्बडा इक्वल टू दिस, ठीक है। तो यू लैम्बडा क्या हो गया हाई फ्रीक्वेंसी के लिए? 8 पाई के टी बाई लैम्बडा टू द पावर 4, मतलब लैम्बडा टू द पावर 4 के हिसाब से वो प्रोपोर्शनल है, ठीक है। हो गया। देखो यहाँ पर एक मेन बात, जब मैं यू लैम्बडा कैलकुलेट कर रहा हूँ तब मैं यू न्यू से यू लैम्बडा नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ, यू न्यू डी न्यू से यू लैम्बडा डी लैम्बडा कैलकुलेट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब यू न्यू डी न्यू इक्वल टू, जब मैं यू लैम्बडा ले रहा हूँ तो उसके साइड में सिर्फ डी लैम्बडा है, पर जब मैं डी न्यू से टी लैम्बडा कर रहा हूँ तो एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है माइनस सी बाई लैम्बडा स्क्वायर, तो वो वाला यू लैम्बडा में मुझे चाहिए। और अगर मैं सिर्फ यू न्यू से यू लैम्बडा करता हूँ तो ये वाला माइनस सी बाई लैम्बडा स्क्वायर आएगा ही नहीं, तो वहां पर तुम्हारा गलत हो सकता है। इसीलिए जब कैलकुलेट करोगे तो यू न्यू डी न्यू से यू लैम्बडा डी लैम्बडा कैलकुलेट करो, तो अब तुमको इजीली यू लैम्बडा मिल जाएगा, ठीक है। मिल गया। ये हो गया वेवलेंथ रेंज में, हाई वेवलेंथ के लिए। अब लो वेवलेंथ रेंज में देखते हैं, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी केस 2 की छोड़ो कुछ भी हो, और हाई हाई नहीं लो वेवलेंथ है और लो वेवलेंथ रेंज, ठीक है। लो वेवलेंथ रेंज मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी।
तो हाई फ्रीक्वेंसी में कैसे कैलकुलेट करेंगे, इजी है। देखो तो हाई फ्रीक्वेंसी में हमको यू न्यू पता है, क्या है 8 पाई यू न्यू इंटू डी न्यू, वरना गलत होगा। 8 पाई न्यू स्क्वायर बाई सी क्यू इंटू एच न्यू इंटू ई टू द पावर माइनस एच न्यू बाई केट, ये था, ठीक है, इंटू डी न्यू। अब देखो डी न्यू इक्वल टू हम कैलकुलेट किए थे माइनस सी बाई लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा, सब कुछ पुट करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 8 पाई एच इधर है, एच न्यू क्यू बाई सी क्यू इंटू ई टू द पावर माइनस एच न्यू बाई के टी इंटू डी न्यू, ठीक है, इक्वल टू 8 पाई एच, ये हो जाएगा सी बाई लैम्डा का होल क्यू डिवाइडेड बाई सी क्यू इंटू ई टू द पावर माइनस एच न्यू के बदले सी बाई लैम्डा के टी इंटू डी न्यू के बदले माइनस सी बाई लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा, माइनस को कोई जरूरत नहीं, तो फिर यहाँ पर सी क्यू कैंसल, फिर बचा 8 पाई एच बाई लैम्डा क्यू इंटू माइनस सी बाई लैम्डा स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एच सी बाई लैम्डा के टी इंटू डी लैम्डा। अब मल्टीप्लाई करो इक्वल टू, माइनस को प्लस कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 8 पाई एच सी बाई लैम्डा टू द पावर 5 इंटू ई टू द पावर माइनस एच सी बाई लैम्डा के टी इंटू डी लैम्डा, ठीक है, ये हो गया यू लैम्डा इंटू डी लैम्डा। तो यू लैम्डा क्या हो गया, फिर यू लैम्डा हो गया 8 पाई एच सी बाई लैम्डा टू द पावर 5 इंटू ई टू द पावर माइनस एच सी बाई लैम्डा के टी, ठीक है, मिल गया। अब मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी देखते हैं किस वेवलेंथ पे होगा, ठीक है, देखो मैक्सिमम के लिए क्या होगा, किस वेवलेंथ में चाहिए, तो हमको डी यू लैम्डा बाई डी लैम्डा करना है, इसको 0 करना है, उससे हमको मैक्सिमम एनर्जी मिलेगा, मैक्सिमम वेवलेंथ। तो वो क्या है फिर इक्वल टू डी बाई डी लैम्डा ऑफ, सिर्फ लैम्डा वाला पार्ट चाहिए, बाकी सब कुछ छोड़ो, 1 बाई लैम्डा टू द पावर 5 इंटू ई टू द पावर माइनस एच सी बाई लैम्डा के टी इक्वल टू 0, ठीक है। अब तुम इसको अगर सॉल्व करोगे, देखो मैं कर देता हूँ फिर, इक्वल टू 1 बाई लैम्डा टू द पावर 5 मतलब डी बाई डी लैम्डा ऑफ लैम्डा टू द पावर माइनस 5 इंटू ई टू द पावर माइनस एच सी बाई लैम्डा के टी प्लस डी लैम्डा टू द पावर माइनस 5 इंटू डी बाई डी लैम्डा ऑफ ई टू द पावर माइनस एच सी बाई लैम्डा के टी, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो फिर क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस 5 लैम्डा टू द पावर 6 इंटू ई टू द पावर माइनस एच सी बाई लैम्डा के टी प्लस यहाँ पर है लैम्डा टू द पावर माइनस 5 इंटू ई टू द पावर माइनस एच सी बाई लैम्डा के टी इंटू माइनस एच सी बाई के टी इंटू 1 बाई लैम्डा का माइनस 1 बाई लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। देखो ये कांस्टेंट रह गया, इसका ई टू द पावर माइनस एक्स था, तो इसका फिर फर्स्ट ई टू जो था वो था, फिर इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव, ये जो पार्ट है इसका डेरिवेटिव, इसका से माइनस एच सी बाई के टी कांस्टेंट था, माइनस फिर 1 बाई लैम्डा का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, बेसिक डेरिवेटिव है, तुम देख सकते हो, पॉज करके बना खुद डिराइव कर सकते हो। फिर अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा माइनस 5 बाई लैम्डा टू द पावर माइनस 6, तो इसको मैं इससे लिखता हूँ माइनस 5 बाई लैम्डा टू द पावर 6 इंटू ई टू द पावर माइनस एच सी बाई लैम्डा के टी प्लस ये हो गया एच सी बाई के टी इंटू लैम्डा टू द पावर, यहाँ पर माइनस 5 माइनस 2 तो 7 हो जाएगा, लैम्डा टू द पावर 7 इंटू ई टू द पावर माइनस एच सी बाई लैम्डा के टी इक्वल टू 0,
दिस इम्प्लाइज दैट, देखो यहाँ पर फिर कॉमन जाएगा 1/λ⁶ इंटू e⁻⁻ℎc/λ ठीक है। फिर यहाँ पर बचेगा -5 प्लस hc/λ इक्वल टू 0। दिस सिंपल दैट ये वाला मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, फिर 0/समथिंग इक्वल टू 0। तो hc/λ इक्वल टू -5 इक्वल टू 0। दिस implies that hc/λ इक्वल टू 5। दिस implies that λ/hc इक्वल टू 1/5। बोथ को मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उल्टा कर दिया, मतलब 1/, कर दिया, ठीक है। दिस implies that लैम्बडा इक्वल टू hc डिवाइड हुआ है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, फिर kt मल्टीप्लाई हुआ है, उधर जाके डिवाइड होगा, hc/5 kt इक्वल टू hc/5k इंटू t इंटू 1/t, सॉरी। तो ये जो hc/5k इसको बोलते हैं कांस्टेंट b। तो ये लैम्बडा जो है मैक्सिमम है, तो इसको मैं लैम्बडा m लिखता हूँ, m इक्वल टू b/t। ये जो हो गया मेरा क्या हो गया, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, इसको एंड b का वैल्यू क्या है, b इक्वल टू 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। ठीक है, ये हो गया मेरा। तो हमको वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ मिल गया। अब मैं जब T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3 तब वेवलेंथ क्या होगा, T1 जब बढ़ेगा वह फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो T1 जब बढ़ेगा वेवलेंथ घटेगा, जो कि मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ जिसमें इंटेंसिटी ज्यादा होगा, जो कि मैंने कहा यहाँ पर तुमको दिखाया था। ठीक है, तो फिर से वो बताने की कोई जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर लिख देता हूँ। ये T1 is greater than T2 is greater than T3, this implies that λ1 will be less than λ2 will be less than λ3, but μ1 will be greater than μ2 will be greater than μ3। ठीक है, हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशन से बहुत क्वेश्चन आता है। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक लास्ट चीज बचा है, जो है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक है, वो क्लासिकल लॉ है, बट वो ऑब्जर्वेटिव लॉ है, मतलब वो ऑब्जर्व किए थे, वो भी डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, ये लो मैं लिखता हूँ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक है, ये क्या बोलता है, ये बोलता है टोटल इंटेंसिटी, क्या इंटेंसिटी मतलब पावर पर यूनिट एरिया, वो इंटेंसिटी याद रखो, पावर पर यूनिट एरिया। पावर क्या है, एनर्जी बाई टाइम। ठीक है, क्या है, टोटल इंटेंसिटी रेडिएटेड बाय ए ग्लोइंग ऑब्जेक्ट at temperature T is given by क्या ना, I इक्वल टू a सिग्मा T टू द पावर 4। ठीक है, ये यहाँ पर ये हो गया हमारा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक है, सिग्मा को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टीफेंस कांस्टेंट। इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है 5.63 सॉरी 5.67 इंटू
10⁻⁻8। इसका यूनिट जरूरत नहीं है बट ऐसा ही जूल मीटर माइनस क्यू केल्विन टू द पावर -4। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखोगे 5 6 7 8। ठीक है, स्टीफेंस कांस्टेंट का वैल्यू क्या है 5 6 7 8। कैसे 5 6 7 8 मतलब 5.67 इंटू 10⁻⁻8, क्योंकि सारा कांस्टेंट का वैल्यू लगभग माइनस में आता है, तो बस तुमको 3 याद रखना है 5 6 7 8 5.67 इंटू 10⁻�8 स्टीफेंस कांस्टेंट का वैल्यू। ठीक है, मैं तो ऐसे याद रखता था, तो तुम भी ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, ये हो गया स्टीफेंस कांस्टेंट का वैल्यू। सिग्मा का यूनिट आई थिंक ये मुझे सही नहीं लग रहा। आई थिंक इसका यूनिट हुआ, सॉरी इसका ये इतना बड़ा यूनिट है याद नहीं है पूरे, वो डिराइव कर सकते हो तुम इसमें, तो वो होगा जे जूल सेकेंड इनवर्स मीटर टू द पावर -2 के टू द पावर -4, ये होगा। ठीक है, एंड ए क्या है, ए है ऑब्जर्वेशन कोएफिशिएंट, मतलब कितना अमाउंट वो ऑब्जर्व कर रहा है, जो कि 1 होगा फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो हमारा तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है, तो हमेशा ये 1 से लेस ही रहेगा। ठीक है, हाँ देखो, तो आई कैसे आया ये तो मैंने तुमको बोल दिया, बट ये आया एक लेंथी प्रोसेस से। देखो हमको यू न्यू जाना है, पता है, मतलब एक एनर्जी इन अ फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू, तो ये हो गया यू न्यू डी न्यू। मुझे चाहिए टोटल इंटेंसिटी, टोटल इंटेंसिटी के लिए क्या चाहिए फर्स्ट टोटल एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, टोटल एनर्जी डेंसिटी कैसे पाएंगे एट ए टेम्परेचर, तो बस इसको इंटीग्रेट करूंगा यू न्यू डी न्यू को किससे डी न्यू, 0 से इंफिनिटी के बीच में सारा फ्रीक्वेंसी रेंज में मुझे मिल गया टोटल एनर्जी डेंसिटी। अब मुझे चाहिए फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है वो EMT से आएगा C/4 इंटू UT। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला EMT से, फिर जब ये वाला UT को इसमें डालेंगे तो हमको जो फॉर्मूला मिलेगा वो देखेंगे T⁴ डिपेंडेंस होगा, वो होगा A सिग्मा T⁴। ठीक है, अब इंटेंसिटी देखो क्या है, इंटेंसिटी में बोला पावर पर यूनिट एरिया। ठीक है, पावर क्या है एनर्जी बाई टाइम इनटू एरिया। ठीक है, ये हो गया इंटेंसिटी, इसको मैं लिख सकता हूँ फिर E एनर्जी बाई AT और सॉरी स्मॉल t लिखते हैं और P बाई A। ठीक है, P इज पावर, तो फिर P क्या हो जाएगा P विल बी सिग्मा A कैपिटल A T⁴ फिर A इज एरिया। ठीक है, ये हो गया। तो ये था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और इसमें से हम क्या क्या सीखे मैं तुमको पहले तो याद दिला देता हूँ, तो हम कंक्लूजन में सपोज ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ये इसमें से हम क्या क्या सीखे वो देखते हैं। फर्स्ट हमने सीखे प्लैंक से स्टार्ट करते हैं, यू न्यू डी न्यू, वो क्या था 8π²/c³ इंटू h न्यू बाई e⁻h न्यू बाई kT -1, ये था मेरा प्लैंक्स फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें से दो केस आया और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, केस 1 क्या था एक लो फ्रीक्वेंसी जो कि है हाई वेवलेंथ, इसमें से हमको क्या मिला यू न्यू डी न्यू इक्वल टू वी फाउंड 8π² इंटू kT इंटू डी न्यू। ठीक है, मतलब एवरेज एनर्जी kT हो गया, इसको हम क्या बोले ये हो गया हमारा रिले जीन्स लॉ। रिले जीन्स लॉ, फिर जब हाई वेवलेंथ आया हाई फ्रीक्वेंसी आया
तो क्या हुआ, मतलब लो वेवलेंथ, ठीक है। उसके लिए क्या हुआ, यू न्यू डी न्यू इक्वल टू वही 8 पाई न्यू स्क्वायर बाई सी क्यू इंटू यहाँ पर हो जाएगा एच न्यू इंटू ई टू द पावर माइनस एच न्यू बाई के टी, -1 छोटा था इसीलिए कैंसिल हो गया, कट गया, इंटू डी न्यू। ये हो गया मेरा वेन्स लॉ। फिर हम लो वेवलेंथ हाई वेवलेंथ का भी डिराइव किए। उसके बाद हमको और एक इक्वेशन मिला, जो न्यू मार्क्स होता है वो होता है 3kT बाई एच, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। और जो लैम्बडा मार्क्स होता है वो क्या होता है बी बाई टी, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से। बी क्या है, वेन्स कांस्टेंट, ठीक है। और उसका वैल्यू क्या है, भूल गया मैं, हाँ इसका वैल्यू है 2.893 इंटू 10⁻⁻3, ये तुमको याद रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमको स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, जो क्या है आई इक्वल टू सिग्मा ए टी टू द पावर 4, सिग्मा क्या है 5678 इंटू 10⁻⁻8, जो यूनिट है छोड़ो, ठीक है। फिर ए ऑब्जर्वेंस, जो कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए 1 होता है, वरना 1 से छोटा होता है। फिर आई क्या है, आई हो गया मेरा पावर बाई एरिया इक्वल टू एनर्जी बाई एरिया इंटू टाइम, क्योंकि पावर होता है एनर्जी बाई टाइम, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से हम ये सीखे और थोड़ा सा प्रॉब्लम देखेंगे। उसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन तुम्हारा नेट गेट के लिए रेडी, ठीक है। चलो प्रॉब्लम देखते हैं। देखो क्या है, दी टोटल पावर emitted by a spherical black body of radius r at a temperature T is P1, ठीक है। तो टोटल पावर, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, देखो तो पावर emitted by a spherical black body दिया है, तो हमको पता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ आई इक्वल टू क्या है सिग्मा ए टी टू पावर 4, तो पावर क्या है सिग्मा ए इंटू ए टी टू पावर 4, ए जो क्या है एरिया, ठीक है। तो हमारा क्या है स्फेरिकल ब्लैक बॉडी है, उसका रेडियस आर, तो P1 क्या हो गया जब रेडियस आर था और टेम्परेचर टी, तो सिग्मा इंटू A1 इंटू टी टू पावर 4 इक्वल टू सिग्मा इंटू ए इंटू टी टू पावर 4 इंटू A1 क्या है बाय, सॉरी स्फेरिकल है तो इसका मतलब स्फेरिकल का क्या 4 पाई R1 का स्क्वायर और R स्क्वायर, ठीक है 4 पाई R स्क्वायर, ये हो गया P1। अब P2 देखो क्या हुआ, अब क्या बोला कि P2 द टोटल पावर emitted by another spherical black body of radius R/2, ठीक है, kept at temperature 2T। तो देखो P2 क्या होगा, ऐसे सिग्मा A2 ये T1 था, ठीक है, T1 इक्वल टू T2 टू द पावर 4 इक्वल टू सिग्मा A2 क्या था 4 पाई इंटू R क्या है R/2 का होल स्क्वायर इंटू T2 क्या है 2T, तो देखो सिग्मा A4 पाई R/2 इंटू 2T का होल टू द पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा A4 पाई इंटू R स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या 4 इंटू 2 टू पावर 4, 2 टाइम्स 4 टाइम्स 2 8 16 इंटू T टू द पावर 4 इक्वल टू सिग्मा A4 पाई इंटू देखो 4 को 16 में क्या हो जाएगा फिर 4 R स्क्वायर टी टू द पावर 4, ये हो गया। अब वो पूछा है रेशियो P1 बाई P2, तो P1 बाई P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या हो गया सिग्मा A4 पाई इंटू R स्क्वायर इंटू टी टू द पावर 4, ठीक है। बस पुट करो P1 के बदले सिग्मा A4 पाई R स्क्वायर टी टू द पावर 4
डिवाइडेड बाई सिग्मा ए 4 पाई, इधर भी और एक 4 है, ठीक है। तो 4 पाई और एक 4 है, इंटू 4 इंटू आर स्क्वायर इंटू टी टू पावर 4, टी टू पावर 4 कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, ए कैंसिल, सिग्मा सिग्मा कैंसिल, इक्वल टू क्या बचा 1/4। तो P1/P2 इक्वल टू 1/4 इक्वल टू 0.25। अब टू 2 डिसिमल प्लेसेस दिया हुआ है तो क्या हो गया 0.25, ठीक है, इजी था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टू सॉलिड स्फीयर A and B have same emissivity। सेम एमिसिविटी मतलब the radiation it emits is same, मतलब same observance, मतलब A is same, ठीक है। रेडियस of A is 4 times radius of B। तो बोला है रेडियस ऑफ A is 4 times radius of B and temperature of A is twice of temperature B, ठीक है। देखो A तो फिर दो बड़ी है, एक A है एक B है, ठीक है। वो बोला एमिसिविटी सेम मतलब ऑब्जर्वेंस सेम, तो A ऑफ A ये हो गया सपोज A ऑफ B, ये दोनों क्या हो गया इक्वल, इसको मैं सपोज ले लिया A, खत्म। अब रेडियस ऑफ A इज 4 टाइम्स रेडियस ऑफ B, तो रेडियस ऑफ A सपोज R है, रेडियस ऑफ B इज RB, सपोज RB इक्वल टू R, तो रेडियस ऑफ A इज 4 टाइम्स रेडियस ऑफ B, तो 4 टाइम्स रेडियस ऑफ B मतलब ये अगर R होगा तो ये होगा 4R, हो गया। अब टेम्परेचर ऐसे सपोज इसका TA है इसका TB है, तो क्या बोला टेम्परेचर ऑफ A इज ट्वाइस द टेम्परेचर ऑफ B, तो सपोज ये हो गया T, तो फिर TA क्या हो जाएगा 2 टाइम्स T, हो गया। तो बोला है रेशियो ऑफ हीट रेडिएट, तो Q ऑफ A इज डिवाइडेड बाई Q ऑफ B, वो पूछा है। इसका मतलब क्या है, Q मतलब एनर्जी, तो एनर्जी क्या Q क्या होता है, एक एनर्जी होता है, हीट एक एनर्जी होता है, मतलब एनर्जी जो निकलता है वो ये में टाइम, तो इसको मैं क्या से लिख सकता हूँ, जो एनर्जी है वो क्या है E ऑफ A डिवाइडेड बाई E ऑफ B, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। तो E क्या है, E है I इंटू, देखो I हो गया मेरा एनर्जी बाई एरिया इंटू टाइम, तो एनर्जी हो गया क्या I इंटू एरिया इंटू टाइम, तो एरिया ऑफ A इंटू टाइम डिवाइडेड बाई इंटेंसिटी इंटू एरिया ऑफ B इंटू टाइम, तो वो टी कैंसल क्योंकि सेम टाइम, तो ये IP हो गया ये I हो गया, ठीक है। तो हो गया फिर IA इंटू एरिया ऑफ A डिवाइडेड बाई IB इंटू एरिया ऑफ B, ठीक है। इसको फिर IA क्या है सिग्मा A ऑफ A इंटू T ऑफ A टू द पावर 4 इंटू एरिया ऑफ A डिवाइडेड बाई सिग्मा इंटू A ऑफ B ऑब्जर्वेंस इंटू TA ऑफ TB टू द पावर 4 इंटू एरिया ऑफ B, ठीक है, ये हो गया। अब देखो सिग्मा सिग्मा कैंसिल, A ऑफ A इक्वल टू A ऑफ B, तो ये दोनों सेम है तो ये भी कैंसिल, अब बचा इक्वल टू TA टू द पावर 4 इंटू AA डिवाइडेड बाई TB टू द पावर 4 इंटू AB, हो गया इक्वल टू TA क्या है TA इक्वल टू 2T, तो 2T टू द पावर 4 इंटू AA क्या है स्फीयर है तो एरिया है 4 पाई R स्क्वायर, तो 4 पाई इसको लिखता हूँ 4 पाई RA स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये है T टू द पावर 4 इंटू 4 पाई RB स्क्वायर। देखो अब 2 टू द पावर 4 कितना है 2 2 4 टाइम्स 2 8 टाइम्स 2 16,
16 टू द पावर 4 बाई टी टू द पावर 4 इंटू 4 पाई, अरे क्या है, अरे 4r, तो इंटू 4r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो गया 4 पाई, तो r भी है r स्क्वायर, तो टी टू द पावर 4 कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, फिर बचा 16 इंटू 4r स्क्वायर, 16r स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर कैंसिल इक्वल टू 256। तो Q1 इज QA इज टू QB इक्वल टू क्या हो गया 256। ठीक है, इजी था। तो ये कितना हो जाएगा 256। देखो वो क्या बोला है, द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन, थोड़ा सा और छोटा देखो वो बोला है द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज एट द वेवलेंथ लैम्बडा सन। तो जब लैम्बडा सन का था, सपोज लैम्बडा मैक्सिमम इंटेंसिटी था 5000 एंगस्ट्रॉम में, तब टेम्परेचर था कितना 10 टू द पावर 4 केल्विन। ठीक है, तो वो बोल रहा है जब एक्सरे स्टार का लैम्बडा मैक्सिमम है, इसको मैं लैम्बडा सन लिखता हूँ क्योंकि दोनों लैम्बडा में दिक्कत होगा। तो लैम्बडा सन था इतना, तो टेम्परेचर था इतना, तो जब लैम्बडा, अरे यार क्या हो रहा है, तो जब लैम्बडा एक्सरे कितना है 5 एंगस्ट्रॉम, तो टेम्परेचर कितना होगा वही पूछ रहा है। तो देखो हमको पता है लैम्बडा क्या है ना, लैम्बडा एम इक्वल टू बी बाई टी, दिस इंप्लाइज दैट लैम्बडा सन इक्वल टू बी बाई टी सन, इसी तरह लैम्बडा एक्सरे इक्वल टू बी बाई टी एक्सरे। ठीक है, बी तो सेम है व्हेन कांस्टेंट। तो देखो ये हमको मिल गया, दिस इंप्लाइज दैट टी सन इक्वल टू क्या है बी बाई लैम्बडा सन, एंड टी एक्सरे इक्वल टू बी बाई लैम्बडा एक्सरे। ठीक है, मुझे चाहिए टी एक्सरे, तो सपोज टी एक्सरे डिवाइडेड बाई टी सन will be equal to b by lambda x-ray divided by b by lambda sun equal to b by lambda x-ray times, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा lambda sun by b, b कैंसिल, तो इक्वल टू क्या हो गया फिर lambda sun by lambda x-ray। दिस इंप्लाइज दैट t x-ray क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हुआ था उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लैम्बडा सन डिवाइडेड बाय लैम्बडा एक्सरे टाइम्स टी सन। लैम्बडा वेवलेंथ टेम्परेचर का क्या था सन का 5000 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय एक्सरे का 5 एंगस्ट्रॉम, टेम्परेचर सन का 10 टू द पावर 4 केल्विन, एंगस्ट्रॉम कैंसिल, 5 को अगर ये करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 equal to 1000 into 10 to the power 4 Kelvin equal to 10 to the power 7। तो T एक्सरे का क्या हो गया 10 to the power 7 Kelvin D। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो वो बोला है द टेम्परेचर ऑफ टू परफेक्ट ब्लैक बॉडीज A एंड B आर 400 Kelvin 200 Kelvin। अच्छा, फर्स्ट बोला है दो ब्लैक बॉडी है, एक A एक बी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी ए इक्वल टू 1, बी इसका भी है 1, बी का ए का। ठीक है, तो टी ए कितना 400 केल्विन, टी बी 200 केल्विन हो गया। अब सरफेस एरिया ए सपोज इसका सरफेस एरिया हो गया ए बी, सपोज इसका सरफेस एरिया है ए, तो इसका क्या है ट्वाइस ऑफ बी, तो ये हो गया फिर 2a। ओके, अब रेशियो ऑफ टोटल पावर तो पूछा है फिर PA बाई PB। ठीक है, तो PA क्या है सिग्मा इंटू AA
इंटू TA टू द पावर 4 इंटू AA, ठीक है। एंड इसका ऐसे PB सिग्मा इंटू AB इंटू TB टू द पावर 4 इंटू AB, ओके, इक्वल सिग्मा सिग्मा कैंसल, AA AB 1 है तो OB 1 हो जाएगा। फिर बचा TA इक्वल टू 400 का 4 इंटू एरिया क्या है 2 है डिवाइडेड बाई TB क्या है 200 टू द पावर 4 टाइम्स A, ठीक है। A कैंसल, फिर बचा देखो 400 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 200 टू द पावर 4 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाई 200 टू द पावर 4। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 4 टाइम्स 200 टू द पावर 4 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाई 200 टू द पावर 4। 200 टू द पावर 4 200 टू द पावर 4 कैंसल, अब बचा 2 टू द पावर 4 इंटू 2 इक्वल टू 2 टू द पावर 5 इक्वल टू 32 है तो फिर आंसर क्या हो गया 32, ठीक है। तो ये था, तो मोस्टली वही स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से ही आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर, ठीक है। तो ये 4-5 प्रॉब्लम था, तो होपफुली तुमको समझ आ गया होगा कैसे करते हैं। तो ये था सारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर, कैसे CSR नेट गेट में कैसे क्वेश्चन आ सकता है एंड उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कंक्लूजन क्या है, फॉर्मूला कैसे याद रखना है, कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो ये था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। नेक्स्ट वीडियो में हम और एक इंटरेस्टिंग क्वांटम फेनोमेना जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके वजह से आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज भी मिला था, तो उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए रहते हैं, थैंक यू।